हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम अपना 7 चैप्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मीनिंग देखा था। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लास्ट वीडियो लेक्चर से स्टडी करें, उसके बाद हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स हैं उनको स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हम इस वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क्या फीचर्स होते हैं या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला बताया है वॉलंटरी मेंबरशिप। और देखिए इनमें से कुछ फीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो हम पढ़ चुके हैं मीनिंग में, और कुछ एक जो है वो हम नया करेंगे। तो वॉलंटरी मेंबरशिप हमने पढ़ा था कि जो मेंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वो वॉलंटरीली और ऐड हो रहे हैं, यानी कि अपनी इच्छा से ऐड हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। किसी का भी कोई भी फोर्स नहीं है, किसी भी दबाव में आकर वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मेंबरशिप है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। वॉलंटरी अपनी इच्छा से वो क्या कर रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी इच्छा से मेंबर्स बनते हैं। नेक्स्ट इज लीगल स्टेटस कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इनको क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है अंडर द एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। आपने पढ़ा था ये कि रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। या फिर हमने पढ़ा था स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। कुछ एक स्टेट्स को हमने डिस्कस किया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड चेन्नई। तो ये स्टेट्स हैं जो कि इन एक्ट को फॉलो नहीं करती हैं, इन्होंने अपना अलग एक्ट बनाया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। तो इन स्टेट्स की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो अपने एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी, और अदर स्टेट्स जो मतलब रिमेनिंग स्टेट्स है जो रह गई वो स्टेट्स अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इस एक्ट के अंदर क्या करती हैं, रजिस्टर्ड करती हैं। हर स्टेट का अपना एक अलग रजिस्ट्रार होगा जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन करेगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। यानी कि जितना कि उन्होंने गारंटी दी है, जैसे कि अभी बात करते लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कि 10 मेंबर्स हैं जो कि मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बना रहे हैं। तो ये जो 10 मेंबर्स हैं इनमें से सभी ने बोला कि ये सब कितना कितना लाएंगे, 1000 रुपीज लेकर के आएंगे। तो अगर कोई मेंबर है, जैसे कि मैं भी इनमें एक मेंबर थी, तो मैंने अभी 1000 रुपए नहीं दिए थे, मैंने केवल 500 ही दिए थे। तो मेरी लायबिलिटी कहाँ तक है, सिर्फ 500 तक, क्योंकि 500 मैं पे कर चुकी हूँ, देने रहते कितने हैं, ओनली 500। तो अगर मुझसे डिमांड की जाए तो मैं केवल 500 रुपये ही और दूंगी, अदरवाइज इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं दूंगी। और अगर मैं 1000 रुपये ही पूरे पहले दे चुकी होती तो अब मुझसे एक भी रुपया कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं ले सकती। तो लायबिलिटी जो दायित्व है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स का कैसा है, लिमिटेड है, यानी कि सीमित है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। अब देखिए कंट्रोल किसका होगा कि जो मेंबर्स हैं वही कंट्रोल करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो भी मेंबर्स हैं वो सभी मिलकर के क्या करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कंट्रोल करेंगे। या फिर क्या होता है कि मैनेजमेंट कमेटी बना दी जाती है, इन्हीं मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स की मैनेजमेंट कमेटी बना दी जाती है जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और क्या होता है ये मैनेजमेंट कमेटी कैसे बनाई जाती है, जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी वोट करेंगे, यानी कि कौन मैनेजमेंट कमेटी में आना चाहिए या कौन इस तरह से पर्सन होगा जो कि कंट्रोल करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो ये जो वोटिंग होगी, ये जो वोटिंग पावर है, हर मेंबर के पास कितना वोट होता है, एक ही वोट होता है। जैसे कि अगर बाकी 9 मेंबर्स हैं जिन्होंने 1000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, मैं अकेली मेंबर हूँ जिसने 10,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए थे, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास वोटिंग पावर ज्यादा है या मेरी चलेगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। सबके पास इक्वल वोट होता है कि सबके पास केवल एक ही वोट होता है। तो वोटिंग के थ्रू क्या होता है, मैनेजमेंट कमेटी को बनाया जाता है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव कि जो मोटिव है, उद्देश्य है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो कैसा है, सर्विसेज देना, सेवाएं देना। किनको, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को। हमने पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बनाई जा रही है इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इनका मोटिव केवल सर्विसेज या फिर जो मेंबर्स हैं उनका वेलफेयर करना होता है।
तो किन्हें सर्विसेज दी जा रही है, किन्हें वेलफेयर, किनकी वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है, केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स के लिए। अदरवाइज प्रॉफिट अर्न करना इनका मोटिव नहीं होता है। इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट हम कर चुके हैं, हर एक मेंबर के पास कितना वोट होगा, एक ही वोट है, चाहे ज्यादा इन्वेस्ट किया है या फिर कम इन्वेस्ट किया है, वोटिंग राइट सबको इक्वल मिलेगा। नेक्स्ट इज कैश ट्रेडिंग। अब देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो ट्रेड कर रही है, व्यापार कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो जो वो बिजनेस होगा वो कैसा होगा, ओनली कैश बेसिस पर होगा, यानी कि उधार नहीं चलेगी, क्रेडिट बेसिस पर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं चलती है। अगर जैसे कि हमने कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था कि कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, तो वो जो भी गुड्स लेकर के आ रहे हैं प्रोड्यूसर से और आगे और कस्टमर्स में सेल कर रहे हैं, तो जो भी कस्टमर इन गुड्स को खरीदना चाहते हैं वो कैश में ही खरीद सकते हैं, क्रेडिट पर नहीं खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी बनता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज किन के लिए बनाई गई, उन कस्टमर्स के लिए बनाई गई, जैसे अभी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की किन कस्टमर्स के लिए बनाई गई, उनके लिए बनाई गई जो अननेसेसरी जो हाई प्राइसेस है वो पे नहीं कर सकते हैं। और एक तरफ इन्होंने मतलब कैश ट्रेडिंग ही रखा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो कम प्राइसेस पर गुड्स तो देंगी, लेकिन केवल कैश में ही देंगे, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर क्रेडिट फैसिलिटी आपको लेनी है तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हेल्प नहीं ले सकते, आपको जो अदर मार्केट में जो सेलर्स है उनसे ही गुड्स को खरीदना होगा। तो जो भी व्यापार किया जाता है, जो भी गुड्स सेल की जाती है वो केवल कैश में सेल की जाती है, किसी भी तरह की कोई भी गुड्स क्रेडिट पर सेल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस को कैसे अरेंज किया जाएगा, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज पैसे इकट्ठा करती है, कहाँ से इकट्ठा करती है। देखो सबसे पहला जो सोर्स है वो क्या है कि जो हमारे मेंबर्स हैं मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, वो लेकर आते हैं पैसा, वो कैपिटल लेकर आते हैं, तो फाइनेंस अरेंज होता है। फाइनेंस मतलब पैसा, पैसा अरेंज होता है, पैसा इकट्ठा हो गया। नेक्स्ट बताया कि अगर फिर भी पैसे की और जरूरत है तो हम लोन ले सकते हैं, हम मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोन ले सकती हैं। किससे लोन ले सकती है, गवर्नमेंट से। और तीसरा बताया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो फंड कैसे रेज कर सकती है, गवर्नमेंट जो ग्रांट्स देती है, मतलब इन्हें जो भी किसी तरह की ग्रांट यानी कि कंसेशन वगैरह मिलती है, उनसे भी क्या होता है कि इनका जो फंड है वो कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का जो है पूरा कंट्रोल रहता है। हालांकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इनके मेंबर्स के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन गवर्नमेंट का इस पर पूरा कंट्रोल रहेगा। क्या करती है गवर्नमेंट, जो भी इनके अकाउंट्स है, खाते हैं, वो हर साल चेक किए जाते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स, की जो प्रॉफिट्स है उनको कैसे डिस्पोज किया जाता है, या यूं कह लें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा जो भी प्रॉफिट कमाया गया है उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा। सबसे पहला तो इन्होंने बताया कि जितने भी प्रॉफिट कमाए उनका 1/4 जो पार्ट है वो रख दिया जाता है या डाल दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है, अब देखिए हम क्या करते हैं, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती है, जो भी पैसा कमाया वो रिजर्व करके रख लेती है, उसका 1/4 पार्ट रिजर्व करके रख लेती है। अभी देखिए रिजर्व बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं, कितनी भी इनकम अर्न करें आप पहले से ही माइंड में सेट कर लेते हैं कि चलो इतना तो खर्च कर देंगे, चलो ज्यादा हो गया तो इतना ही खर्च हो जाएगा, इतना हम अपने पास सेव करके रखेंगे, यानी कि ताकि अगर बाद में फ्यूचर में हमें किसी तरह की कोई भी मुश्किल आए या किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन आ जाए जब हमें पैसे की जरूरत हो, तो हम इन पैसों को इजीली यूज कर सकते हैं, किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो हमने अपने पैसे रख लिए फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए, फ्यूचर के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, वो क्या है, एक तरह के रिजर्व है। तो वही इन्होंने जनरल रिजर्व बना लिया। जितना भी प्रॉफिट कमाया, देखिए जैसे कि प्रॉफिट कमाया टोटल 25, प्रॉफिट कमाया टोटल 1 लाख। कितना प्रॉफिट कमाया, 1 लाख प्रॉफिट अर्न किया, तो उसका जो 1/4 पार्ट है, इसका 1/4 पार्ट अलग रख दिया जाएगा, किसमें डाल दिया जाएगा, जनरल रिजर्व में डाल दिया जाएगा, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, कोई भी चैलेंजेस अगर हमें फेस करने पड़े, तो हम
इन पैसों को यूज कर सकते हैं, इस मनी को हम यूज कर सकते हैं, हमें किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एनुअली चलता है, साल में जितने भी प्रॉफिट कमाए उसका 1/4 जो पार्ट है वो किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये जो रिजर्व है, जनरल रिजर्व किस लिए बनाया गया, फ्यूचर में अगर किसी भी तरह की कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो हम इस जनरल रिजर्व से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अभी 1/4 तो हमने यूटिलाइज कर लिया, 25,000 तो हमने डाल दिया जनरल रिजर्व में। उसके बाद कितना बचा, 75,000 बचा। तो अब उस 75,000 को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, देखिए जो बाकी का प्रॉफिट बच गया उसमें से हम क्या दे देंगे, हमारे जो मेंबर्स हैं जिन्होंने कैपिटल लगाई थी हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, उनको क्या दे दिया जाएगा, डिविडेंड दे दिया जाएगा। अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया था, जो भी प्रॉफिट कमाया, अब उनको भी तो हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो प्रॉफिट में से जो उन्हें हिस्सा दिया जाएगा उसे नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, डिविडेंड। जो भी कैपिटल इन मेंबर्स ने लगाई थी उसको, उसके बदले जो उन्हें प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा उसका नाम क्या रख दिया, डिविडेंड। याद रहेगा, डिविडेंड। तो सेकंड जो यूटिलाइजेशन करना है, जो यूज करना है वो क्या, कि कैपिटल जिन लोगों ने दी थी उनको क्या देना है, डिविडेंड देना है। और अब डिविडेंड देने के लिए भी इन्होंने बताया कि जो डिविडेंड दिया जाएगा वो एक डेफिनिट रेट पर दिया जाएगा, यानी कि फिक्स रेट पर दिया जाएगा। और ये जो अमाउंट है, मतलब जो रेट है, ये कितना होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी भी कैपिटल किसी ने लगाई है तो इसके 10% से ज्यादा ये जो अमाउंट है डिविडेंड का, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सम पार्ट इज यूटिलाइज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब जो बाकी का प्रॉफिट बच गया, देखिए हमने जनरल रिजर्व में डाल दिया पैसा, उसके बाद पार्टनर्स को दे दिया एज अ डिविडेंड, और उसके बाद जो पैसा बचा वो हम किस में लगा देंगे, सोसाइटी की डेवलपमेंट में लगा देंगे। जैसे कि लाइब्रेरी बनवा दी, हॉस्पिटल्स बनवा दिए, स्कूल्स बनवा दी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारी कम्युनिटी है, मतलब जो हमारी सोसाइटी है, उसकी डेवलपमेंट में हम क्या लगा देंगे, पैसा लगा देंगे, जो कि हमारे टोटल प्रॉफिट्स का, टोटल प्रॉफिट कितना था हमारा, 1 लाख। जितना भी टोटल हमारा सरप्लस है इसके 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10%। यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम इस प्रॉफिट का 10% लगा सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, 10,000। तो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कितना पैसे लगा सकते हैं, 10,000 लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। इससे कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10% से ज्यादा नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो 10% की आपको रेट दी गई, ये कैपिटल पर दी गई, यानी कि जो कैपिटल है जिसने जितनी भी लगाई है उसके 10% से ज्यादा उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। और ये जो 10% की रेट बताई है किस पर बताई है, टोटल सरप्लस पर बताई है। और नेक्स्ट बताया है कि बाकी जो प्रॉफिट बच गया वो किस में दे दिया जाएगा, किस में बांट दिया जाएगा, मेंबर्स में बांट दिया जाएगा एज अ बोनस। और अब ये चीज ध्यान में रखनी है कि बाकी का जो प्रॉफिट बच गया जो हम मेंबर्स को दे रहे हैं एज अ बोनस, वो उन्हीं मेंबर्स को दिया जाएगा जिन मेंबर्स ने हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रॉफिट अर्न करवाने में ज्यादा हेल्प करी थी। कहने का मतलब, अब देखो 100 मेंबर्स हैं, 100 में से 20 मेंबर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, और बाकी के ऐसे मेंबर्स हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करते, किसी भी तरह का कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। तो उन 80 लोगों को बोनस क्यों देंगे, बोनस केवल 20 लोगों को मिलेगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सक्सेस करने के लिए क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, प्रयास कर रही है। तो इस तरह से प्रॉफिट को टोटली यूटिलाइज किया जाता है। सबसे पहला कि 1/4 पार्ट हम पहले से ही अलग रख देंगे कि फ्यूचर में अगर कोई भी कठिनाई आए तो हम इससे फेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद 10% से ज़्यादा हम डिविडेंड नहीं दे सकते, मतलब 10% तक या उससे कम पर हम डिविडेंड देंगे जो भी मेंबर्स हैं उनको। फिर उसके बाद प्रॉफिट का 10% से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, 10% से कम, 10% से कम हमें क्या करना है, सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प करने में लगाना है। और नेक्स्ट इज जो बचेगा प्रॉफिट वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अ
बोनस। और हम यहाँ पर मेंबर्स की जगह वर्किंग मेंबर्स भी बोल सकते हैं। जो हमारे वर्किंग मेंबर्स हैं उनमें एज अ बोनस ये जो प्रॉफिट है क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमने पढ़े किसके फीचर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।